नमस्कार दोस्तों, ड्रीम ऑफ सिलेक्शन विद दिग्विजय सिंह में स्वागत है आपका। संविधान के भाग 3 का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है मूल अधिकारों से संबंधित। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट आ चुका है जिसमें हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम 30 के आगे जो भी शेष प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि 30 के आगे 31 से आपका ये प्रश्न रहा, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। बताइए कि जो जोखिम भरे उद्योग है उनमें बाल श्रम का निषिद्ध किया गया है किसमें? भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिए, हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें भी बाल श्रम को निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 24, 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये निर्णय दिया था कि जो भारी या जोखिम भरे उद्योग है उनमें बाल श्रम को निषिद्ध किया जाए। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी यही व्याख्या करता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध आपके धार्मिक स्वतंत्रता से है, तो धर्म की स्वतंत्रता इसका सही आंसर होगा। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। पहले मौलिक अधिकार 19(1) के च में और 31 अनुच्छेद में था, इनको निरसित कर दिया गया और इसको 300(a) में रख दिया गया था। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्यभूत सिक्योरिटी प्रदान करता है? तो जब आप अनुच्छेद 15 पढ़ते हैं तो 15 भेदभाव को रोकता है और स्कूलों में जो ये आरक्षण की व्यवस्था है वो संबंधित है, लेकिन जो लोक नियोजन है सरकारी नौकरियों में है उसके लिए जो अवसर की समानता है वो डी नंबर यानी 16 का सब क्लाज 1 और सब क्लाज 2 अवसर की समानता की सिक्योरिटी देता है, यानी प्रत्याभूत प्रदान करता है। अगला, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, यानी अगर कोई ब्रिटेन का नागरिक भारत में आके रहने लगे वो किसके लिए दावा नहीं कर सकता? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार। तो बताए थे सबसे पहले ये कि नागरिक और अनागरिक में कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ नागरिकों को हैं, शेष नागरिक अनागरिक दोनों को हैं। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 दोनों के लिए है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा ये आप अनुच्छेद 21। धर्म की स्वतंत्रता 25। देखिए ये 25 भी सभी के लिए है, 21 भी है, 14 भी है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय में स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 में है और अनुच्छेद 19 सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? भारत में अगर छुआछूत हटाना है तो क्या क्या उपाय? कानून बना के कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति द्वारा कर सकते हैं, जन जागरण द्वारा कर सकते हैं, नौकरियों में प्रवेश दिला कर सकते हैं। तो देखिए कानून बना के किया जा सकता है, सही है। शिक्षा की उन्नति की जाए यानी सही, सबको वास्तविक शिक्षा दी जाए तो इससे भी सुधार होगा। जन जागरण के द्वारा भी होगा, सभी को बताया जाए, जागृत किया जाए। लेकिन नौकरियों में अगर उनको प्रवेश दिए लाया जाएगा तो ये गारंटी नहीं है कि छुआछूत समाप्त हो जाएगी। तो 4 नहीं है, तो कौन कौन रहेगा? ऑप्शन 1, 2, 3। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 सही है। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार हैं और इसके बारे में अब देखना है क्या है। तो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, पहला कह रहा है मौलिक अधिकारों को। दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित किए जा सकते हैं। तीसरा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किए जा सकते हैं। आप चौथा है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो देखिए जो मूल अधिकार हैं ये भी गलत है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, क्योंकि कोई भी आगे बताएंगे कब किया जा सकता है। प्रधानमंत्री निलंबित नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर ये निलंबित नहीं हो सकते। ये सिर्फ जब देश में आपातकाल लग जाएगा तो आपातकाल की स्थिति में
इन्हें निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी अनुच्छेद 21 और 20 को नहीं किया जा सकता। अगला है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो ये जो वाद है इनको आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराईराजन, बता दें चंपाकम दोराईराजन एक मद्रास की औरत थी जो ब्राह्मण समाज से संबंधित थी। ये वहाँ की परीक्षा को पास कर लेती है स्कूल में प्रवेश के लिए, फिर भी आरक्षित सीट होने के कारण इनको एडमिशन नहीं वहाँ पर मिल पाता, इसलिए वो मद्रास हाईकोर्ट पहुँचती हैं और ये कहती हैं कि लिंग के आधार पर या जात के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और ये केस जीत जाती हैं। इससे सुप्रीम यानी भारत सरकार को भी जब इसमें अपना पक्ष रखने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 46 में डीपीएसपी में हमें अधिकार है कि हम कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ विशेष प्रिविलेज दे सकते हैं। तो अब दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे थे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो मौलिक अधिकार हैं वो ऊपर हैं, यानी वरीयता दी जाएगी डीपीएसपी की अपेक्षा। तो बाद में संविधान में ही संशोधन करना पड़ा और आपको देखेंगे कि 15(4) अनुच्छेद लाया और ये कहा गया कि अगर राज्य सरकार चाहती है तो वहाँ के कुछ विशिष्ट लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, यानी पूरा पहली बार संविधान संशोधित कराया। तो किसके विरुद्ध था ये? तो भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल ध्यान रखिए और इनको ये वाद कौन कौन से इनकी एक नोट बनाइए और पिछली वीडियो में आप जाके लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं मद्रास बनाम चंपाकम दोराईराजन, यानी जितने भी वाद संबंधित हैं एफआर से। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? यानी भारत की विधायिका पर यानी लोकसभा और राज्यसभा की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? तो जब आप अनुच्छेद 14 पढ़ते हैं तो उसमें विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण में ये अधिकार दिया गया है कि वो यानी केंद्र की विधायिकी जो शक्ति है उनमें नियंत्रण लगाया जा सकेगा, यानी कौन सी विधि बनाना है कौन सी नहीं बनाना। तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 25 है। अगला, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख यानी रिट जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, हाई कोर्ट भी 226 के तहत इसे जारी करती है। रखिए दोनों जारी कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? यानी जब यानी कोई संस्था या कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक रिट देती है, उसका क्या नाम है? तो वो है मैंडमस यानी परमादेश जारी करती है उसे। अगला, एक ऐसी रिट जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को क्या कहते हैं? यानी जब सुप्रीम कोर्ट भारत की कार्यपालिका को रिट देती है कि आप वही कार्य करिए जो आपके शक्तियों के अंतर्गत है तो उस रिट को क्या कहते हैं? तो वो भी मैंडमस है यानी परमादेश। अगला, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? यानी कौन सा ऐसा मामला है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो देखिए, केंद्र और राज्य के मध्य अगर विवाद होगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, गलत है। राज्य परस्पर विवाद करेंगे तब भी सुप्रीम कोर्ट को देखने का अधिकारता है। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण होगा तो सुप्रीम कोर्ट संरक्षण करता है, लेकिन अगर मूल अधिकारों का संरक्षण होगा तो इसमें दोनों को शक्तियाँ दी गई हैं, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ध्यान रखिए, कार्य पद्धति का परीक्षण, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए जो रिट जारी की जाती है वो है उत्प्रेषण। बोला, निम्नलिखित में से कौन सी एक वृत्त न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में जारी की जा सकती है? यानी कौन सी रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? तो वो है आपका प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। अगला, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? तो इसको इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने पारित किया था 1976, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में
जैसा नहीं थे। निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सा अधिकार समानता के अधिकार से संबंधित नहीं है? यानी तो कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता, ये तीनों है, लेकिन संविधान में हमारे यानी मूल अधिकार में आर्थिक समानता की चर्चा नहीं की गई। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसको आप जरूर किसी जगह नोट कर लीजिए और कई बार रिवीजन करिए, क्योंकि आप इसमें 19 को ही टिक करेंगे, क्योंकि 19 में आने जाने की स्वतंत्रता है। तो सोचेंगे कि विदेश आने जाने का भी इसी में होगा, लेकिन ध्यान रखिए भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर आने जाने की स्वतंत्रता 19 देता है, लेकिन भारत के बाहर आने जाने की स्वतंत्रता जीवन जीने के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या किया था। और जीवन जीने का अधिकार आपको पता है कि वो अनुच्छेद 21 में आता है। तो ध्यान रखिए विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। केस आया था मेनका गांधी बनाम भारत सिंह। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो देखिए जो अनुच्छेद 13 है वो सर्वोच्चता सिद्ध करता है मौलिक अधिकारों की। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की सुविधा दी गई? तो यह है आपका 15(5). अगला, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो हाँ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो मूल अधिकारों की चर्चा ही नहीं किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। तो नहीं किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। तो नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो देखिए आप अगर धर्म की स्वतंत्रता का तो है, लेकिन आप सार्वजनिक व्यवस्था का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, सदाचार का ध्यान रखेंगे, यानी इनको ध्यान रखकर ही आप धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, मानववाद के लिए नहीं। यानी मानववाद का ध्यान रखें या न रखें, लेकिन 3 बातों का ध्यान आपको जरूर रखता है। तो किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ध्यान रखिए व्यक्तियों के लिए नहीं, शासन के लिए कौन आधारभूत है? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी वो राज्य को ही नीति निर्देशक देते हैं, गाइड है, यानी उनके लिए गाइडर का काम करते हैं। तो ये आधारभूत हैं राज्य के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आधारभूत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, काम का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मकान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है 21(a) के तहत। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जिसमें जनता सर्वोच्च हो। कौन सा एक सही नहीं है पूछ रहा। तो जिसमें जनता सर्वोच्च हो, तो हाँ गणतंत्र अवधारणा से संबंधित सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो गलत है, गणतंत्र की व्याख्या में नहीं है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, तो ये भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, ये गलत है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो 3 महीने तक। ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं, सही है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए वो भी कर सकते हैं। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य सरकार कानून बना के तर्कपूर्ण ढंग से निर्बंधन लगा सकती है, तो ये भी सही है। लेकिन घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, यानी कोई अफसर अपना कर्तव्य नहीं निभाता, आप उसको घेराव कर रहे हैं, ये इसके तहत नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये 20 के अंतर्गत है। अगला,
निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार की अभिव्यक्ति पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? यानी अगर विचार की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो किस आधार पे राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता? तो अगर भारत की संप्रभुता का सवाल खड़ा होता है तो प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायपालिका का अवमानना करते हैं तब भी आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तब भी लगाया जा सकता है। लेकिन आप अगर किसी की अवांछित आलोचना करते हैं, यानी एक ऐसी आलोचना करते हैं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो इसमें प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। यानी आप अवांछित आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन संप्रभुता के विरुद्ध नहीं कर सकते, न्यायपालिका का अपमान नहीं कर सकते, लोक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं जा सकते। अगला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट को जारी करती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आप पढ़ते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? यानी विधि की सम्यक प्रक्रिया का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 11 में, 21 में, 16 में, 25 में। तो निजता का अधिकार, जीवन जीने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा की गई। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? तो ध्यान रखिए, इसके तहत हम देखेंगे तो जो 17 अनुच्छेद है छुआछूत से संबंधित, इसके तहत ये अधिकार को देंगे विकल्प के अनुसार, क्योंकि अन्य विकल्प इससे मैच नहीं करते। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत की संसद कर सकती है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? यानी न्यायिक जो पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट जब विधायिका कोई नियम पारित करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधता या अवैधता की जांच करती है। इस जांच की प्रक्रिया को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। तो इसका आधार क्या होना चाहिए? तो इसका आधार होना चाहिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से समाप्त हुए आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते थे उनको सबको हमने देखा। और हाँ, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।